हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आत्मनिर्भर क्लासेस में, जो कि दोस्तों आपके लिए सिर्फ और सिर्फ आपके लिए क्लास 10th मैथ्स के पेपर में स्कोर अच्छे करने के लिए आपके लिए क्रैश कोर्स लेके आया। और उसी कड़ी में मैं आज आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। प्रश्नावली 4 जो कि ग्राफ वाली प्रश्नावली कही जाती है, और इसका नाम जो है वो दो चरों वाले रेखिक समीकरण और असमीकाएं, जिसको हमें ग्राफी विधि से हल करना होता है। इसको हम काफी अच्छी तरीके से देखते हैं दोस्तों। इससे पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा कि इससे पहले की प्रश्नावली 1, 2 और 3 तीनों प्रश्नावलियों को काफी अच्छी तरीके से मैं आपको करवा चुका हूँ। सारे कॉन्सेप्ट्स, सारे क्वेश्चंस जो कि प्रीवियस ईयर्स में आए थे आपको मैं बता चुका हूँ। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस 2020 यानी कि आपके 30 जून को आ सकते हैं, वो सभी क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट्स भी मैं आपको काफी अच्छे से समझा चुका हूँ और काफी अच्छे से आपने समझे होंगे। और जिन हमारे दोस्तों ने, जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक पुराने वीडियोस या पुरानी क्लासें नहीं ली है, तो वो उन सभी वीडियोस को जरूर देखें, ताकि वो अपना स्कोर जो है अच्छे से अच्छा कर सके। और साथ ही अपने सभी दोस्तों और आपके सभी परिचितों को हमारी क्लासेस का लाभ दिलवाने के लिए हमारे चैनल को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, जिससे कि सभी जो है अपने पेपर में अच्छे से अच्छे मार्क्स ऑब्टेन कर सके, अच्छे से अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकें। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आज हम जो प्रश्नावली स्टार्ट करने वाले हैं वो आपके सामने है दो चरों वाले रेखिक समीकरण। दोस्तों, जो प्रश्नावली है आपके पेपर में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। यानी कि अगर हम इस प्रश्नावली से बात करें तो आपको 6 नंबर का सवाल डायरेक्टली देखने को मिलता है, जो कि काफी सिंपल होता है। दोस्तों, सिर्फ आपको दो समीकरणें दी जाती है, उन दो समीकरणों से आपको क्या करना होता है, बस बिंदु निकालने होते हैं, 3 एक समीकरण से और 3 एक समीकरण से। और जो है दोनों समीकरणों से निकले हुए बिंदु से आपको एक ग्राफ बनाना होता है, और आपको 6 नंबर बहुत आसानी से मिल सकते हैं, बशर्ते कि आपको ये सारी मेथड काफ़ी अच्छी तरीके से, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर के साथ आपको पता हो, तो आप इसमें से कोई सा भी सवाल जो भी आए वो आप काफ़ी अच्छे से कर सकते हैं, चाहे संख्याएं कोई सी भी हो। तो दोस्तों, मैंने आपको बताया आपको 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन तो डायरेक्टली इसमें से देखने को मिलेगा ही मिलेगा, और हो सकता है कि 1 मार्क्स का भी आपको एक क्वेश्चन इसमें से देखने को मिल जाए, या आप उसको प्रश्नावली 9 से भी देख सकते हैं। लेकिन चूंकि प्रश्नावली 9 में भी ग्राफ से संबंधित कुछ निर्देशांक वगैरह की बातें हैं, तो वो हमको इसी में देखनी है। तो वो क्या क्या बातें हैं दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा। देखिए दोस्तों, ग्राफ शुरू करने से पहले मैं आपको बेसिक चीजें बताता हूँ। आपको दो इक्वेशन दी जाएगी, कोई भी दो इक्वेशन, जैसे कि मान लीजिए 2x + y = 3 और 5x + 3y = 2। इस प्रकार से आपको कोई दो इक्वेशन दी जाएगी और आपसे कहा जाएगा कि दोनों इक्वेशंस को ग्राफी विधि से हल कीजिए। दोस्तों, किससे हल करना है, हमें ग्राफी विधि से हल करना है। अब ग्राफी विधि से हल करने के लिए हमें पहले इस समीकरण से 3 बिंदु निकालने होंगे, 3 निर्देशांक निकालने होंगे, और इस समीकरण से भी इसी प्रकार से हमें 3 निर्देशांक निकालने होंगे। दोस्तों, अब बात ये आती है कि निर्देशांक, यहाँ पे जो शब्द आया निर्देशांक, तो निर्देशांक कहते किसे हैं, निर्देशांक होते क्या हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ग्राफ में निर्देशांक के बारे में। दोस्तों, चूंकि हम यहाँ पे जो ग्राफ पढ़ते हैं क्लास 10th में, आप पढ़ के आ चुके हैं, आप सभी को पता होगा, एक जो अक्ष होता है हमारे पास वो ये वर्टिकल अक्ष होता है, और एक जो होता है वो हॉरिजॉन्टल होता है, यानी कि एक्स हॉरिजॉन्टल यानी कि क्षैतिज, और इधर होता है एक्स डैश। जो आड़ा वाला होता है उसे एक्स कहा जाता है, और जो ऊर्ध्वाधर यानी कि वर्टिकल होता है, खड़ा होता है, उसको वाई अक्ष कहा जाता है। तो ऊपर वाला जो होता है वो वाई होता है, और नीचे वाला वाई डैश होता है। यहाँ पे डैश क्यों लगा हुआ है, क्योंकि इस वाले पार्ट में जो ऋणात्मक संख्याएं आएंगी, और इधर भी इस वाले पार्ट में ऋणात्मक संख्या आएगी। जो इसका जो ये मिडल पॉइंट होता है, इसको हम ओ से निरूपित करते हैं। दोस्तों, आपको काफी काफी हमारे दोस्तों को कंफ्यूजन रहता है कि ये 0 है। तो दोस्तों, ये 0 नहीं है, लेकिन इसके निर्देशांक जो होते हैं वो 0 और 0 होते हैं, 0,0 होते हैं। लेकिन इसको जिससे प्रदर्शित किया जाता है, ये अंग्रेजी का लेटर ओ फॉर ऑरेंज, वो होता है। ठीक है दोस्तों, चूंकि मूल बिंदु को ओरिजिन कहते हैं, ओरिजिन, ये इस प्रकार से इसकी स्पेलिंग होती है। यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, ओरिजिन पॉइंट। ठीक है दोस्तों, तो ये ओ से ओरिजिन बनता है। उसके बाद में आप जानते होंगे कि इधर जो है प्लस वाला 1 2 3 4 इस प्रकार से लिख सकते हैं, और इधर जो हम लिखेंगे -1 -2 -3 -4 इस प्रकार से लिखते हैं। इसी प्रकार से वाई अक्ष में अगर वाई की तरफ लिखेंगे तो +1 +2 +3 और +4
4 और इसी प्रकार से y डैश की तरफ लिखेंगे तो -1 -2 -3 और -4 इस प्रकार से लिखते हैं हम। निर्देशांक क्या होते हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं ये जो ग्राफ है इसमें हमें दो अक्ष देखने को मिल रहे हैं, एक अक्ष है x और एक अक्ष है y, यानी कि ये जो हम ग्राफ बना रहे हैं ये द्विविमीय ग्राफ है। अब दोस्तों द्विविमीय ग्राफ है, क्योंकि इसमें दो अक्ष है तो कोई भी पॉइंट अगर मैं इस समतल में लेता हूँ, ये जो ग्राफ का समतल है, ये जो बोर्ड है इस पे मैं लेता हूँ इस ग्राफ के बीच में कहीं पे, तो दोस्तों उस जो बिंदु है उसकी दूरी दो अक्षों से देखी जाएगी। जो दो अक्ष हमारे पास उपलब्ध है, पहला जो अक्ष है वो x अक्ष है। तो दोस्तों जो x अक्ष से दूरी है, तो देखिए दोस्तों x अक्ष से दूरी आप यहीं से तो नापेंगे। मैं कहूँ आपसे कि इस बिंदु की x अक्ष से दूरी को ज्ञात कीजिए, तो आप स्केल इस प्रकार से रखेंगे और कहेंगे कि सर 4 सेंटीमीटर है। अगर आप स्केल रखेंगे तो क्यों, क्योंकि हमने इसको 1-1 सेंटीमीटर पे यहाँ पे ये बिंदु अंकित किए हैं। तो हमने यहाँ से देखा कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, 4 सेंटीमीटर है। तो यहाँ से मैं लिखूंगा इसकी दूरी कितनी है, 4 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, फिर हम देखेंगे जो मैं आपसे पूछूंगा कि y अक्ष से इसकी कितनी दूरी है, तो आप कहोगे कि y अक्ष से दूरी भी कितनी है, 4 ही दूरी है। ठीक है दोस्तों, तो ये होते हैं निर्देशांक। जैसे कि किसी भी पॉइंट को मैंने अगर यहाँ पे अंकित कर दिया, ये यहाँ पे अंकित कर दिया, तो इसमें जो है हम x का निर्देशांक देखेंगे तो किधर देखेंगे, x अक्ष की तरफ देखेंगे। x अक्ष ये रहा नीचे, तो यहाँ पे आप देखिए x का निर्देशांक आपको क्या प्राप्त होगा, -1 प्राप्त होगा। और जब हम y का निर्देशांक देखेंगे तो इधर जब हम सीध में चले तो हमको दिखता है +2, यानी कि हम आगे लिखेंगे -1 और पीछे लिखेंगे +2। निर्देशांक लिखने का तरीका दोस्तों हमेशा क्या होता है, किसी भी बिंदु, यदि मैं कोई बिंदु P मानूं, उसका यदि मुझे निर्देशांक लिखना है तो आगे हमेशा मैं x का निर्देशांक लिखूंगा हमेशा। आप जानते हैं ABCD सबने पढ़ी होगी, पढ़ी है ना, पता तो है। सबसे पहले x आता है या y आता है, सबसे पहले नहीं, क्रम में जब हम पढ़ते हैं तो पहले x आता है या y आता है, क्रम में सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहले नहीं, मतलब y से पहले x आता है। तो दोस्तों यहाँ भी y से पहले क्या लिखना है, x लिखना है। इसीलिए हमेशा अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अनुसार पहले हमेशा x का निर्देशांक रखते हैं और बाद में हमेशा y का निर्देशांक रखते हैं। दोस्तों यहाँ से 1 नंबर का एक क्वेश्चन इस प्रकार से बन जाता है कि आपको कोई बिंदु P के निर्देशांक दे दिए जाएंगे, जैसे कि 12 और 5। ठीक है, मैं आपको प्रश्न के माध्यम से ये कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, तो आप इसको अच्छे से समझिए। और फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि बिंदु P 12 और 5 में भुज या कोटि क्या है। ठीक है दोस्तों, आपसे भुज भी पूछ सकता है और कोटि के बारे में भी पूछ सकता है। तो दोस्तों भुज जो होता है वो x के निर्देशांक को कहते हैं, भुज किसको कहते हैं, x के निर्देशांक को कहते हैं। और कोटि जो कहते हैं वो किसको कहेंगे, y के निर्देशांक को कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, काफी बार ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो दोस्तों यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो पहला निर्देशांक होता है वो x का होता है। तो आप यहाँ पे देखिए x का निर्देशांक क्या है, 12 है। तो भुज यानी कि x का निर्देशांक यानी कि क्या 12 होगा। और कोटि क्या होगी, इसमें कोटि किसका निर्देशांक होती है, y का निर्देशांक होती है। तो y का निर्देशांक x के बाद होता है जस्ट, तो कितना होगा, 5 होगा। तो ये इसका आंसर इस प्रकार से हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद दोस्तों जो है मैं आपको प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को एक बार दिखाना चाहूंगा। इतना ये जो है, अगर आप इसमें से कुछ नोट करना चाहते हैं तो जल्दी से इसको नोट करें, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। हाँ तो दोस्तों आपने देखा कि बेसिक कॉन्सेप्ट्स या और निर्देशांक ग्राफ में किस प्रकार से होते हैं, इसमें से कितने नंबर का क्वेश्चन आता है। उसके बाद जैसा कि मैंने आपको कहा कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हम देखने वाले, तो ये प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन जो है आपके सामने हैं, आप इनको नोट कीजिए ताकि एग्जाम के टाइम पे जब आप तैयारी करने बैठे तो बिल्कुल सटीक क्वेश्चन, जो कि जैसे कि क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, आप उन्हीं की तैयारी कर सके, जिससे कि आप बहुत अच्छे से एग्जाम दे सके। तो दोस्तों आप जल्दी से इसको नोट करेंगे और हम इनको देखते हैं एक बार। तो हमको देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, आपको एक बात पता चलेगी। तो देखिए यहाँ पे हमको दिया गया है, ये 2015 के क्वेश्चन में आपके सामने बोल रहा हूँ कि 5 सेब और 3 संतरों का मूल्य 35 रुपए है, जबकि 2 सेब और 4 संतरों का कुल मूल्य 28 रुपए है। तो इस समस्या को बीजगणितीय रूप में व्यक्त करके ग्राफी विधि से हल कीजिए। इसी प्रकार की दोस्तों जो है इबारत के रूप में समस्या आपको 2016 में भी देखने को मिलेगी। इसमें दिया गया है कि एक पुस्तिका
2 अभ्यास पुस्तक और 3 पेंसिल का मूल्य। इसी प्रकार का क्वेश्चन है, सिर्फ संख्या चेंज हुई है, कॉन्सेप्ट सेम टू सेम हमको देखने को मिला है 15 में, 16 में और 17 में भी दोस्तों सेम कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन आपको देखने को मिला है। 2017 में फिर से सिर्फ संख्या चेंज हुई। उसके बाद दोस्तों आप देखेंगे कि 3 साल तक और इसके पहले के यदि 2014 और 2013 के क्वेश्चंस को भी हम देखते हैं तो भी हमको इसी टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ से देखेंगे कि एक और कॉन्सेप्ट फिर आपको देखने को मिला 2018 और 19 में। यहाँ पे आपको डायरेक्टली 2 इक्वेशंस दी गई है, यानी कि इन तीनों में आपको इक्वेशन बनानी पड़ती है और इसमें आपको डायरेक्टली इक्वेशन दी गई है और 19 में भी आपको डायरेक्टली इक्वेशन दी गई है। तो दोस्तों ये 2 प्रकार के सवाल आपको एग्जाम में 2020 में भी देखने को मिल सकते हैं। या तो आपको वो सीधे समीकरण दे देगा 2, तो आपको ग्राफ बनाना रहेगा, या फिर वो आपको इबारत देगा तो उससे हमको पहले समीकरण बनानी है और फिर समीकरण से हमें ग्राफ बनाना है। तो आप जल्दी से इसको नोट करें, उसके बाद हम पहले समीकरण बनाना सीखेंगे, उसके बाद जो है ग्राफ बनाना सीखेंगे। ठीक है दोस्तों, आप जल्दी से इसको नोट कीजिए। तो दोस्तों ग्राफ का सवाल समीकरण बनाने के लिए, यानी कि इबारत से समीकरण बनाने के लिए और ग्राफ सीखने के लिए हमने एक क्वेश्चन लिया है, जिससे कि हम इबारत से समीकरण भी बनाएंगे, बिंदु भी निकालेंगे और ग्राफ में भी बिंदुओं को निरूपित करेंगे और ग्राफी विधि से इसको हल करेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले आपको क्वेश्चन दिया हुआ है ये दोस्तों, मैं आपको बता दूं आपके 2017 का क्वेश्चन हमने लिया है। इसमें देखिए सबसे पहले आपको दिया गया है 7 रबड़ व 5 पेंसिल का मूल्य 58 रुपए है। तो दोस्तों सबसे पहले हमें 2 जो चीजें मेंशन की हुई है उसको मानना है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे माना रबड़ का मूल्य, क्या मान लेंगे हम, हमेशा मानते हैं बचपन से, सबसे पहले क्या मानते हैं x रुपए, ठीक है। और हम मानेंगे पेंसिल का मूल्य, क्या मानेंगे x के बाद y रुपए। सिंपल सी बात है ना। आपने क्लास 9th में भी ऐसी बहुत सारी इक्वेशंस बनाई है। और तो देखते हैं आगे, फिर हम लिखेंगे प्रश्नानुसार। देखिए यहाँ पे दिया गया है कि 7 रबड़ और 5 पेंसिल का मूल्य कुल मिला के 58 है, यानी कि अगर एक पेंसिल x की है तो 7 पेंसिल कितने की आएगी, 7x की आएगी। सीधी सी बात है। एक पेन 5 का है, 3 कितने की आएगी, 3 इंटू 5 यानी कि 15 रुपए के आएंगे। इसी प्रकार से प्लस यहाँ पे एक पेंसिल अगर y रुपए की है तो 5 पेंसिल कितने की आएगी, 5 इंटू वाई। कुल मिला के इनका मूल्य हमें कितना दिया गया है, 58 रुपए। तो ये हमारी पहली समीकरण यहाँ से बन के तैयार होती है। इसी प्रकार से मैं दूसरी समीकरण देखूंगा तो 5 रबड़ और 6 पेंसिल का कुल मूल्य 56 रुपए दिया गया है। तो 5x यानी कि 5 रबड़ है तो रबड़ का मूल्य हमने क्या माना, x माना, तो 5x प्लस पेंसिल कितनी है, 6 है, पेंसिल का मूल्य कितना माना, y माना, तो 6y बराबर कुल मूल्य कितना दिया हुआ है अगली लाइन में, 56 रुपए। तो 56 है, तो इसको हम डालेंगे अब इक्वेशन नंबर 2। ये हमारी दोनों समीकरणें बन के तैयार होती है। इसके बाद दोस्तों हमें ग्राफ बनाना है, तो ग्राफ बनाने के लिए हमेशा बिंदु चाहिए होते हैं। तो अब हम जो हमारा अगला स्टेप होगा वो क्या होगा, बिंदु निकालना। अब बिंदु किस प्रकार से निकालते हैं वो आपको काफी अच्छी तरीके से समझना है। अगर आपने बिंदु सही निकाले तो आपका ग्राफ बिल्कुल करेक्ट बनेगा, बिल्कुल आपको पूरे में से पूरे नंबर मिलेंगे। और अगर आपने बिंदु निकालने में कहीं हल्की सी भी मिस्टेक कर दी, प्लस माइनस की, तो आपका पूरा 6 नंबर का सवाल गलत हो जाएगा, आपकी सारी मेहनत बेकार चली जाएगी। इसलिए इस चीज को आप काफी अच्छी तरीके से समझिए। जैसे कि मैं समीकरण नंबर 1 ले रहा हूँ, यहाँ पे हम लिखेंगे समीकरण 1 से 7x प्लस 5y बराबर 58। आपको किसी भी एक चर को LHS में रखना है अकेला, बाकी सभी को RHS में भेज देना है, किसी भी एक चर को। तो मैं यहाँ पे x को जो है यहाँ पे रखूंगा और बाकी सबको उधर भेजूंगा। तो आप देखिए सबसे पहले प्लस का 5y उधर जाएगा तो 58, जब ये प्लस का है इधर आएगा तो माइनस का 5y हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। उसके बाद मैं 7 को भी इधर भेजूंगा तो 58 माइनस 5y बटे 7, क्योंकि 7 गुणा में है तो इधर किस में आएगा, भाग में आएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारा जो है बिंदु निकालने के लिए एक इक्वेशन आपको मिल गई। अब आप इसमें सीधे सीधे y के मान रखते जाएंगे तो आपके पास x का मान यहाँ पे आता जाएगा। इसी प्रकार से दोस्तों
ये हमने निकाली किससे, समीकरण नंबर 1 से। अब हम निकालेंगे किससे, समीकरण नंबर 2 से। तो समीकरण नंबर 2 से हम किस प्रकार निकालेंगे, आप देखिए यहाँ पे मैं लिखूंगा समीकरण 2 से। समीकरण 2 हमारी क्या है, 5x प्लस 6y बराबर 56। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ 5x प्लस 6y बराबर 56। सबसे पहले 6y को उधर भेजेंगे तो किस में जाएगा, माइनस में जाएगा, तो माइनस का 6y। और जब x को मैं अकेला छोड़ूंगा तो जो गुणा में 5 है वो बटे में इधर चला जाएगा, तो 56 माइनस 6y बटे 5। ठीक है दोस्तों, ये जो बनी ये आपकी सेकेंड इक्वेशन से बिंदु निकालने के लिए समीकरण तैयार हो चुकी है। तो इसको हम समीकरण नंबर 4 नाम देंगे। उसके बाद बिंदु किस प्रकार से निकालते हैं, देखिए अब जो है मैं समीकरण 3 से बिंदु निकालना स्टार्ट कर रहा हूँ, अच्छे से समझिएगा आप। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा समीकरण 3 में, देखिए दोस्तों जो चर आपके RHS में है यानी कि राइट साइड में है, राइट हैंड साइड में, तो राइट हैंड साइड में क्या है, y है, उसका मान हमें रखते चलना है और x का मान जो है हमें ऑटोमेटिक प्राप्त होता चला जाएगा इस प्रकार से। तो यहाँ पे RHS में y है तो मैं y बराबर सबसे पहले रखूंगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे जो है मान रखने में हमें काफी दिमाग लगा के मान रखना है, काफी सोच समझ के मान रखना है कि जो है नीचे बटे में 7 है तो यहाँ पे हमको ऐसी संख्या बनानी है जिससे कि इसमें से माइनस होने पे वो 7 से कट जाए। जैसे कि आप यहाँ पे अगर y बराबर 0 रखते हो तो 58 में से 0 जाएंगे तो 58 ही बचेगा। 58 जो है 7 से डिवाइड नहीं होता है तो हमें पॉइंट में नहीं जाना है। इसलिए दोस्तों अब आप बताइए यहाँ पे मैं क्या रख सकता हूँ, आप 1 रखोगे, अगर आप 1 रखते हो तो यहाँ पे 53 बनता है, तो जो भी 7 से डिवाइड नहीं होता है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देखिए जब हम 3 रखते हैं तो 5 दिया 15, जब आप इसमें से डिवाइड करोगे 15 को तो 8 में से 5 गया 3 और 5 में से 1 गया तो 4। यहाँ पे हम हमारे पास 43 बचता है जो भी 7 से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो 4 रखेंगे हम, 4 से भी बात नहीं बनेगी, 5 रखेंगे। तो दोस्तों 5 से हमारी बात देखते हैं एक बार, x बराबर 58 माइनस 5y, यानी कि y की जगह अगर हम यहाँ पे 5 को रखें तो बचेगा 25। आप देखेंगे 25 आपको प्राप्त होगा, 8 में से 5 जाएगा तो बचेगा 3 और 5 में से 2 जाएगा तो बचेगा आपके पास 3, फिर से 33 मिला, जिससे भी नहीं होगा ये 6 रखेंगे हम। 6 रखने से देखिए दोस्तों हमें यहाँ पे मिल रहा है, जब मैं यहाँ पे 6 पुट करता हूँ ठीक है तो 5 अंक 30, ठीक है। तो जब आप 58 में से 30 को घटाओगे तो 58 माइनस 30 बटे 7, जब हमने घटाया तो 8 का 8 और 5 में से 3 गया तो 2 और बटे में आएगा क्या 7। जब 7 से आप 28 को काटोगे तो 7 एकम 7 और 7 चौक 28, कितना प्राप्त हुआ 4 प्राप्त हुआ। किसके बराबर प्राप्त हुआ, x के बराबर, यानी कि x बराबर आपको कितना प्राप्त हो गया 4 प्राप्त हो गया। y बराबर हमने कितना रखा था 6 रखा था, तो y बराबर 6 रखने पर x बराबर हमें कितना प्राप्त हुआ 4 प्राप्त हुआ। तो इस बिंदु को हम इस प्रकार से निरूपित करेंगे कि a बिंदु हमें प्राप्त हुआ है, पहले x का रखना है तो 4, फिर y का रखना है तो 6, 4,6, ये आपको एक बिंदु प्राप्त हुआ। इसके बाद में एक बिंदु और आपको यहाँ पे निकाल के दिखा रहा हूँ। तो देखिए दोस्तों इसके बाद हम बिंदु रख सकते हैं y बराबर, अब हम कितना रखेंगे देखते हैं। हाँ तो दोस्तों यहाँ पे आप देखिए कि हम y बराबर क्या रख सकते हैं जिससे कि हमारे को 7 से विभाजित संख्या प्राप्त हो जाए। तो यहाँ पे आप देखेंगे हम माइनस का 1 रखेंगे, यानी कि माइनस का 1 रखने पर किसमें रख रहे हैं हम, समीकरण नंबर 3 हमारी चल रही है, इसमें हम वैल्यू पुट कर रहे हैं, ये समीकरण नंबर 3। तो यहाँ पे देखिए आप x बराबर 58 माइनस 5 और ब्रैकेट में जो मैं y की जगह रख रहा हूँ वो कितना रख रहा हूँ माइनस का 1 रख रहा हूँ, और बटे में आपको क्या है 7 है, तो आप देखेंगे माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, है ना। और 5 एकम 5, तो 58 प्लस 5 बटे 7, 58 और 5 कितने हो जाएंगे, आप कहेंगे सर 63 हो जाएंगे, तो 63 बटे 7, जब आप 7 से 63 को काटते हो तो 7 नाम 63, यानी कि हमने देखा कि हमें x बराबर क्या प्राप्त हुआ, यहाँ से 9 हमें प्राप्त हुआ। और इसी प्रकार
हमारा जो दूसरा बिंदु हमें प्राप्त हुआ वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, बी जो हमें प्राप्त हुआ। आगे हम x की वैल्यू लिखते हैं तो 9, और पीछे हम लिखते हैं y की, जो कि हमने क्या रखी है, -1 रखी है। तो दूसरा जो बिंदु दोस्तों हमें प्राप्त हुआ a के बाद में b, वो प्राप्त हुआ 9, -1। ठीक है दोस्तों, आप जल्दी से इसको नोट कीजिए, उसके बाद हम आगे चलते हैं। तो दोस्तों हमने 2 बिंदु निकाले हैं, अब तीसरा बिंदु निकालने के लिए तो देखिए हम इसी इक्वेशन में समीकरण नंबर 3 में y बराबर अब कितना रखेंगे। तो आप देखेंगे हम यहाँ पे y बराबर जो रखने वाले हैं, देखिए 58 से आपको अब ऐसा बनाना है जो 7 से डिवाइड हो जाए। तो यहाँ पे आप y बराबर -1 रखेंगे। 1 मिनट, -1 हम रख चुके हैं, तो हम यहाँ पे y बराबर अब रखने वाले हैं। y बराबर हम यहाँ पे रखेंगे दोस्तों 13 रखेंगे। हम यहाँ पे y बराबर हम कितना रखेंगे, 13 रखेंगे, क्योंकि हम -1 पहले रख चुके हैं। तो आप देखिए यहाँ पे y बराबर जब मैं 13 रखूंगा तो x बराबर 58 -5 × 13 अपॉन 7। ठीक है, अब इसको सोल्व करोगे तो 58 -13 पंजे कितना हो जाएगा आपके पास में 65, और बटे में आ जाएगा कितना 60। जब आप 58 में से 65 को माइनस करते हैं तो चूंकि 65 बड़ी संख्या है, उसके आगे माइनस है, तो माइनस का 7 बचता है, और अपॉन में भी कितना बचता है, 7 बचता है। जब आप 7 से 7 को काट देते हो तो यहाँ पे आपके पास -1 आता है। ठीक है, तो यहाँ से हमने देखा कि x का मान हमको कितना प्राप्त हुआ, -1 प्राप्त हुआ। तो जो c बिंदु आपके पास में आया वो x यानी कि -1, और y यानी कि कितना आया 13 यानी कि 13 आया। तो यहाँ से जब आप सारणी बनाओगे तो हमने इस प्रकार से सारणी बनानी है x और y। ठीक है, और यहाँ पे जो हम रखेंगे, देखिए तीसरा बिंदु जो था हमारा -1, y का मान नहीं, सॉरी, y का मान हमने 13 रखा था, तो हमको x का मान -1 प्राप्त हुआ था। उससे पहले दोस्तों हमने क्या क्या बिंदु रखे थे, एक बार मैं बता दूं आपको। y का मान हमने 6 रखा था, तो हमें x का मान 4 प्राप्त हुआ था, और y का मान हमने -1 रखा था, तो हमको x का मान 9 प्राप्त हुआ था। ये इस प्रकार से आपको सारणी बनानी है। उसके बाद हम चलते हैं समीकरण नंबर 4 पे। इससे मैं आपको जल्दी जल्दी बिंदु निकाल के दिखा देता हूँ। देखिए सबसे पहले समीकरण 4 में y बराबर आप कितना रखेंगे, तो यहाँ पे देखिए मैं y बराबर 1 पुट करूँगा। y बराबर 1 रखने पर यहाँ पे दिख रहा है जब 6 घटेगा तो यहाँ पे 50 बचेगा। तो आप देखेंगे 56 - 6, y की जगह 1 और बटे में आएगा 5। आपने देखा 6 कम 6, मैं सीधे इसको कर रहा हूँ, 56 में से 6 जाएंगे 50 बचेगा। 5 से जब आप इसको काटोगे तो 5 ढाई 50। x का मान आपको 10 प्राप्त हुआ, यानी कि यहाँ पे जो आपको बिंदु प्राप्त होगा p। यहाँ पे क्योंकि हम a b c ले चुके हैं इसलिए यहाँ पे हम नाम दूसरे ले रहे हैं, तो p q r लेंगे। तो x का मान आपने देखा 10 प्राप्त हुआ, और y का मान यहाँ पे कितना रखा था आपने, 1 रखा था। उसके बाद दोस्तों ये हम एक बिंदु प्राप्त कर चुके हैं। उसके बाद में अब y बराबर यहाँ पे देखिए कितना रखूंगा, y बराबर जब मैं अगर 6 रखता हूँ, y बराबर कितना 6, y बराबर 6 रखने पर तो देखिए x बराबर 56 - 6, y की जगह में कितना पुट करूंगा 6, और अपॉन में कितना है आपके पास 5। तो 6 × 6 यानी कि 36, अपॉन में 5। जब आप 56 में से 36 को घटाते हो तो 20 बचता है। 5 से जब आप इसको काटोगे तो 5 चौक 20, यानी कि आपको x का मान कितना प्राप्त हुआ, 4 प्राप्त हुआ। तो यहाँ से जो q बिंदु निकलेगा हमारा x का मान यानी कि 4, और y का निर्देशांक हमने रखा 6। तो यानी कि आपके पास बिंदु आया 4,6 q बिंदु। उसके बाद हम एक बिंदु और निकालेंगे। तो आप देखिए अब y बराबर कितना रखूं, तो आप देखेंगे y बराबर मैं -4 रख रहा हूँ। कितना रख रहा हूँ, -4। तो देखिए दोस्तों जब मैं y बराबर -4 यहाँ पे लिख देता हूँ रखने पर, ठीक है, तो x बराबर समीकरण 4 की बात चल रही है, 3 की बात पूरी हो चुकी है, तो 4 में ही सारा कुछ मान रखना है। तो 56 - 6, y की जगह कितना पुट करेंगे -4, अपॉन में आएगा कितना 5। अब बताइए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 6 चौक कितना होगा 24, अपॉन में आएगा कितना 5। जब आप 56 में 24 को जोड़ेंगे तो आप देखिए 4 इधर 60 और 20 80, तो 80/5 यहाँ पे आपको प्राप्त होता है। जब आप इसको काटोगे तो 5 एकम 5 और 16 पंजे 80 होते हैं। तो x का मान आपको कितना प्राप्त हुआ, 16 प्राप्त हुआ। यानी कि हमने देखा जो हमारा बिंदु निकला R
एक्स का निर्देशांक हमें मिला 16 यानी कि 16 और वाई बराबर हमने रखा था कितना -4। तो दोस्तों ये हमें जो हमने क्वेश्चन लिया था उसके लिए बिंदु प्राप्त हो चुके हैं। हमने समीकरण काफ़ी अच्छी तरीके से बना ली है। यहाँ तक आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। और आज जो है आप ग्राफ लेके नहीं बैठे होंगे तो दोस्तों इसका जो ग्राफ है उसको हम ग्राफ से ही समझेंगे। इसलिए आपसे निवेदन है कि जो नेक्स्ट क्लास है उसमें आप ग्राफ, पेंसिल, पैमाना, रबर, इरेजर ये सब कुछ लेके बैठे ताकि आप उसको अच्छे से समझ सकें। और दोस्तों उसको काफ़ी अच्छे से हम देखेंगे। और जिन हमारे फ्रेंड्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपको ऐसी अच्छी से अच्छी वीडियोस हम प्रोवाइड करवाते रहेंगे। सारी प्रश्नावली की आपको हम वीडियोस देने वाले हैं जिससे कि आपका स्कोर भी बहुत अच्छा होने वाला है। दोस्तों हमारा दावा है कि आप जुड़े रहेंगे तो आपका स्कोर काफ़ी अच्छा होगा। तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों तक चैनल को पहुंचाइए, शेयर कीजिए ताकि सभी का भला हो सके। दोस्तों अपना भला जब भी होता है जब हम दूसरों का भला करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो सिर्फ अपने बारे में ना सोचे, सभी के बारे में सोचे। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक भी जरूर करें। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ आज का जो सेशन है वो समाप्त करते हैं। धन्यवाद, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।